हेलो बच्चों, आज हम लोग मापन में त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले अब मापन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले मापन का मतलब है हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, उसको आप किसी एक निश्चित मात्रक के सापेक्ष तुलना करके देखते हो कि उसका आंकिक मान कितना है, तो वो मापन है। अच्छा, ये आवश्यक नहीं है कि किसी राशि का आंकिक मान यानी किसी राशि की माप जितनी हो, वास्तव में जितनी हो, आप जब मापो तो उतना ही मापो। मापन में कई बार हमसे त्रुटि हो जाती है, वास्तविक मान से भिन्नता रहती है हमारे मापे गए या प्रेक्षित मान में से। मापे गए मान का मतलब मेजर्ड वैल्यू, और या उसी को प्रेक्षित मान कह सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तो मापन में त्रुटि को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं कि अगर किसी भौतिक राशि के मापन में उस राशि का मापा गया या प्रेक्षित मान वास्तविक मान से कुछ भिन्न हो सकता है, और ये जो भिन्नता होती है किसमें, उस राशि के मापे गए मान में से और वास्तविक मान में जो भिन्नता होती है, इसी भिन्नता को माप में होने वाली इस अशुद्धता को हम लोग त्रुटि कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से देखें, ये ठीक है, संयोग की बात हो सकती है कि किसी राशि का वास्तविक मान जितना रहा हो, हम मापते समय भी वास्तव में उसको उतना ही नाप ले गए हों, तो मापन में त्रुटि उस बार शून्य रही हो। पर एक तरह से सैद्धांतिक रूप से देखिए तो मापन में त्रुटि का शून्य होना लगभग असंभव है। एक उदाहरण जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो किसी रेखा की लंबाई है, वास्तव में उस रेखा की लंबाई 2.42 सेंटीमीटर है। हम अपने मीटर स्केल से नाप रहे हैं, जिसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसके मापन में हम कितना भी सही नापें, अब ये रेखा तो जाहिर सी बात है हमारी 2.4 और 2.5 के बीच में आएगी। मान लो ये 2.4 का निशान है, ये 2.5 का निशान है। तो अब ठीक है, 2 होने के नाते ये थोड़ा सा 5 से कम है, तो हम इसको 2.4 ले लेंगे। तो वास्तव में नापने में इसको हम 2.4 सेंटीमीटर लिखेंगे। वास्तविक मान कितना है, 2.42 सेंटीमीटर। माप के हमने कितना लिखा है, 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो दोनों के बीच का अंतर आएगा, मापे गए मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर, ये होगा उसके मापन में त्रुटि। अब ठीक है, आप कह सकते हो कि हम ऐसा यंत्र ले लेंगे जिसका अल्पतमांक दशमलव के दूसरे अंक तक हो। मान लो इसको वर्नियर कैलिपर से हम नाप रहे हैं, जिसका अल्पतमांक इतना होता है, तब हमने इतना नाप लिया। पर ज़रूरी, तब फिर हम कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट इतना ही रहा हो सकता है और आगे अगर हम बढ़ जाएं इस तरह रहा हो। तो हाँ, संयोग है, हो सकता है कि इसका पूरी तरह से वास्तविक मान 2.42 सेंटीमीटर रहा हो, हमने नाप भी 2.42 लिया है। लेकिन कुल मिला के ये कि भौतिक राशि का जब हम मापन कर रहे होते हैं, तो उस राशि का 2 मान, एक मान जो उस राशि का वास्तविक मान है, दूसरा उस राशि का जो मापा गया मान है, उन दोनों मानों के बीच में जो भिन्नता होती है उसको हम लोग मापन की त्रुटि कहते हैं। तो माप में होने वाली ये अशुद्धता त्रुटि कहलाती है। फिर त्रुटियों का वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं या वर्गीकृत त्रुटियां होती हैं, और दूसरी रैंडम यादृच्छिक अनियमित रूप से। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं, ये इनकी एक दिशा आप निश्चित कह सकते हो। इनको कई बार हम धन या ऋण चिन्ह के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि मापे गए मान की तुलना में प्रेक्षित मान हमारा ऐसा क्यों आएगा, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले सकते हैं। और इन्हें फिर हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो त्रुटियों के वर्गीकरण में, त्रुटियों के प्रकार में जब हम आएँ तो हम पहले तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक क्रमबद्ध त्रुटियाँ हैं, सिस्टमैटिक एरर्स, और दूसरी यादृच्छिक त्रुटियाँ हैं, रैंडम एरर्स। क्रमबद्ध त्रुटियों के फिर हम लोग 2-3 मुख्य हिस्से कर सकते हैं। एक होता है यंत्रगत त्रुटियाँ, जो हमारा मापक यंत्र है उसकी जो सीमा रही है, उसमें जो अशुद्धियाँ रही हैं, उसके कारण जो त्रुटियाँ आई हैं वो यंत्रगत त्रुटियाँ हैं। दूसरी हो सकती है प्रायोगिक तकनीक के कारण या हमारी कार्यविधि में अपूर्णता के कारण कुछ त्रुटियाँ आई हों। और तीसरा हो सकता है कुछ व्यक्तिगत त्रुटियाँ, वो हमारे मापन में गलती की वजह से हो सकती हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सुन लेते हैं। अभी जैसे यंत्रगत त्रुटियाँ क्या हैं, मान लो किसी मापक यंत्र का जो अल्पतमांक है, आप उससे कम माप तो शुद्धतापूर्वक नहीं माप सकते हो। तो वो अल्पतमांक हमारा यंत्रगत त्रुटियों में हो गया कि हम जिस यंत्र से मापन कर रहे थे, उस यंत्र का जो अल्पतमांक था, उसके नाते हमारी मजबूरी थी कि हम उससे छोटा मान नहीं लिख सकते थे। दूसरा, जैसे मान लो शून्यांक त्रुटि है पहले से। शून्यांक त्रुटि का मतलब, मान लो पटरी आपकी जो 0 से शुरू होनी थी, 0 से नहीं शुरू हुई, उसका जो अंशांकन हुआ है, उस पर जो निशान बने हुए हैं,
वो थोड़ा सा निशान बनाते समय खिसक गए हैं, थोड़ा सा दाहिनी और आगे से शुरू हुए हैं या थोड़ा बाईं और पीछे से शुरू हुए हैं। तो हो सकता है इस तरह से यंत्र के गलत अंशांकन के कारण जो त्रुटि आ रही हो, या जैसे पिच्छद त्रुटि होती है। हम लोग पेंचमापी में है कि मान लो नहीं भी पढ़े होंगे तो इसके बाद जब प्रयोगशाला में आएंगे प्रयोग के लिए तब वहाँ देखेंगे। तो पेंच मापी में क्या होता है, पेंच को जब आप लगातार घुमाते रहते हो, पेंच के घुमाने से वो गति करता है पेंच आगे या पीछे, तो उससे हम लोग मापन करते हैं। धीरे धीरे जब चूड़ियाँ थोड़ा ढीली हो जाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा पेंच मान लो आगे घुमाते जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे की ओर घुमाए तो भी हमने रैशेट तो घुमा दिया, गोली वृत्तीय पैमाने को तो घुमा दिया, लेकिन पेंच नहीं घुमा। क्यों? क्योंकि वो चूड़ी में थोड़ा सा गैप ढीलापन आ गया था, तो वो पिच्छद त्रुटि है। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं वो हमारी यंत्रगत त्रुटियों में आती हैं। ये वर्गीकृत त्रुटियों यानी क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत हैं। दूसरा है जैसे प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण। जैसे मान लो कैलोरीमीटर से हम ताप निकाल रहे हैं या ऊष्माहानि की दर निकाल रहे हैं, और कैलोरीमीटर का हमें मान के चलते हैं कि ठीक है, सैद्धांतिक रूप से मान लिए कि वो ऊष्मा लगभग नहीं लेता है, पर कुछ न कुछ तो लेता है। मान लो कोई वस्तु बहुत थोड़ी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। मान लो 5 ग्राम जल है, वो कुछ गर्म है, और आप उसका किसी थर्मामीटर से ताप नाप रहे हो। ताप नापने में थर्मामीटर कुछ ऊष्मा लेगा। अब कुछ ऊष्मा ले लेगा तो उस पानी का ताप कम हो जाएगा। अब पानी का ताप कम हो जाएगा तो जो मापा गया मान आएगा वो वास्तविक मान से भिन्न आएगा, कम आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये हमारी कार्यविधि में अपूर्णता है या प्रायोगिक तकनीक की कमी के कारण इस तरह की जो त्रुटियाँ आती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और व्यक्तिगत त्रुटियों में मान लो हमसे मापने में कोई गलती हुई, जैसे मान लो किसी स्तंभ में कहीं पाइप में जल भरा हुआ है, हमको ये देखना है कि कहाँ तक जल है। तो कई बार हम ऐसा करते हैं, चाहिए ये कि हमारी आँख उसके जल के तल के सीध में होनी चाहिए। अगर हम थोड़ा नीचे से देख रहे हैं या थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं तो वास्तविक मान से कुछ भिन्न हम महसूस कर सकते हैं। इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो वो हमारी व्यक्तिगत त्रुटियाँ हैं। तो ये क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत हैं कुछ भाग। उसी तरह से यादृच्छिक त्रुटियाँ या रैंडम एरर्स, इसमें क्या है, पहली बात तो इनका चिन्ह अनिश्चित होता है। जैसे मान लो आपको कुछ मात्रा दी हुई थी किसी पदार्थ की, मान लो कोई द्रव्य है, मान लो गेहूं है, ढेर लगा हुआ है, आपको उसको तराजू से तौल के अलग अलग नाप के रखना है। अब नापने में हो सकता है वास्तविक मान, मान लो उसका वास्तविक मान 1200 किलोग्राम था, और आप मान लो 5-5 किलोग्राम के खंड में नाप रहे थे, तो हो सकता है किसी या 1-1 किलोग्राम के खंड में नाप रहे थे, तो कभी हो सकता है आप 1202 नाप लियो, कभी हो सकता है 1199 नापे, कभी 1198 नापे, कभी 1201 नापे, कभी 1200 भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अलग अलग बार अलग अलग तरह की मान हमारे आएंगे, और ये किस वजह से हैं, ये यादृच्छिक त्रुटियां हैं। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि एक बार इतना आया है तो अगली बार इतना आएगा, या इतना ही कम या ज़्यादा आएगा। तो भिन्न भिन्न प्रेक्षणों की वजह से हमारा अलग अलग प्रेक्षणों में जो त्रुटियां आती हैं कि वास्तविक मान इतना था, मापा गया मान इतना है, फिर अलग प्रेक्षण दोबारा हम कभी लिए तो फिर हमारा कुछ और मान आ गया। तो इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं वो यादृच्छिक त्रुटियां में हैं। और हाँ, ज़्यादा अगर प्रेक्षणों की संख्या होगी, ज़्यादा रीडिंग अगर आप लोगे और बाद में उनका औसत लोगे, तो अपेक्षाकृत जो ये औसत मान है हमारा ज़्यादा सही होगा। अभी इस चीज़ का उपयोग हम लोग आगे करेंगे निरपेक्ष त्रुटि निकालने में। देखिए, जब किसी राशि को हम माप करके ही उसका वास्तविक मान निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक मान का मतलब हमारा होगा उसके ढेर सारे मापे गए मानों का समांतर माध्य। तो मान लो एक ही राशि है, उसका हम चाह रहे हैं कि वास्तविक मान क्या रहा होगा, क्योंकि तभी तो हम वास्तविक मान और मापे गए मान की भिन्नता से उसमें त्रुटि की गणना कर पाएंगे। और वास्तविक मान माप के ही जब निकालना है और मापने में अशुद्धि होनी है, तो इसका मतलब पूरी तरह से शुद्ध मापन संभव नहीं है। तो वास्तविक मान हम किसे कहेंगे? वास्तविक मान वास्तव में माध्य मान होता है, समांतर माध्य होता है कि आप ढेर सारे प्रेक्षण ले लो, उसी राशि का कई बार मापन कर लो और अलग अलग बार जो भी मान आए हुए हैं उन सब का समांतर माध्य निकाल लो, सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो जो भी आप समांतर माध्य पाते हो वही उस राशि के वास्तविक मान, उस राशि का वास्तविक मान आप मान लो। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं निरपेक्ष त्रुटि पर। अब हम कुछ निश्चित प्रकार की त्रुटियों पर आते हैं। तो पहला देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि।
परम त्रुटि भी कहते हैं, अंग्रेजी में एब्सोल्यूट एरर आप कह सकते हो। ये क्या होता है, किसी राशि का जो मापा गया मान है यानी प्रेक्षित मान, प्रेक्षण को ऑब्जर्व कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो प्रेक्षित मान का मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यक्स मान लो कोई राशि है, तो उस राशि का जो प्रेक्षित मान है ऑब्जर्व्ड वैल्यू के नाते मान लो उसको हम यक्स ओ कह रहे हैं। और वास्तविक मान, वास्तविक को अंग्रेजी में एक्चुअल कहते हैं। तो मान लो हम यक्स के साथ ए लगा के प्रतीक व्यक्त किए, तो यक्स ए का मतलब है एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स। या चूंकि वास्तविक मान माप संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कई प्रेक्षण लेते हैं, ऐसे ढेर सारे मानों का जो औसत आता है माध्य। दूसरा ये तो वास्तविक मान एक तरह से हमारा माध्य मान होता है। तो आप कह लो कि प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर या प्रेक्षित मान और माध्य मान के बीच का जो अंतर होगा उसको हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर प्रेक्षित मान एक्स ओ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वास्तविक मान एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स। या उसी तरह डेल्टा एक्स बराबर एक्स ओ का मतलब है प्रेक्षित मान ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस माध्य मान एक्स एम। यहाँ एक्स एम क्या है, मान लो राशि का हम मापन कर रहे थे, x1, x2, x3, x4, इस तरह xn तक हमने n मान उसके लिए n बार परीक्षण किया तो n मान मिले। हो सकता है उनमें से कुछ मानों का दोहराव रहा हो सकता है। तो फिलहाल हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे। xm क्या है, मीन ऑफ x। मीन वैल्यू ऑफ x क्या होगी, x के सारे पदों को आप जोड़ डालिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इस तरह xn तक, और बटे n से भाग दे दीजिए तो वो हमें माध्य मिल जाएगा। देखिए इस सूत्र को ध्यान रखने में एक कन्फ्यूजन रहता है। अभी जैसे इसमें मतलब कि डेल्टा एक्स बराबर एक्स ओ माइनस एक्स ए है कि एक्स ए माइनस एक्स ओ है। कई बार खाली परिभाषा में अगर हम ये कहें कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, तो कन्फ्यूजन होगा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू घटानी है कि एक्चुअल में से ऑब्जर्व्ड घटानी है। तो इसको फिलहाल याद रखने का एक तरीका आप ऐसे ले सकते हो कि एक तथ्य याद रहे कि जैसे मान लो हम वर्नियर कैलिपर से माप लेते हैं, वहाँ धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह की शून्याङ्क त्रुटियाँ होती हैं। तो वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए प्रेक्षित मान में से शून्याङ्क त्रुटि को चिन्ह सहित घटाया जाता है। यानी एक्चुअल मान को ज्ञात करने के लिए प्रेक्षित मान में से त्रुटि को घटाया जाता है। अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो वहाँ से फिर आप देख लीजिए डेल्टा एक्स को आप इधर लेके चले आइए, डेल्टा एक्स इधर चला आएगा तो हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर एक्स ओ माइनस एक्स ए। यानी एक्चुअल वैल्यू को बाद में घटाना है या माध्य मान को बाद में घटाना है। नाम तो नहीं लेंगे, पर दुर्भाग्य से कई किताबों में ऐसा है कि इसका उल्टा लिखा है। एक बहुत प्रचलित किताब है हम लोगों की तरफ, नाम नहीं लेंगे लेखक का, तो वहाँ पर लिखा है कि डेल्टा एक्स बराबर, वहाँ पर पहले एक्चुअल वैल्यू है, बाद में उसमें से घटाए हैं। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एक तो ये कि यह तथ्य कि निरपेक्ष त्रुटि का मान या जब वर्नियर कैलिपर से आप मापन कर रहे होते हो तो वास्तविक मान मापे गए मान में से शून्याङ्क त्रुटि को चिन्ह सहित घटाने से प्राप्त होता है। यानी एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, जो भी आपकी थी वो पॉजिटिव या निगेटिव दो साइन होती हैं। तो वहाँ से ये हम लोगों को ये फैक्ट अगर याद रहे कि जो वास्तविक मान है वो मापे गए मान और शून्याङ्क त्रुटि जो जीरो एरर होती है उसके डिफरेंस के बराबर होती है। यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से या मेजर्ड वैल्यू में से आप जीरो एरर को, शून्याङ्क त्रुटि को घटा दीजिए तो जो मिलेगा वो वास्तविक मान होगा। हमें तो फिलहाल इस तथ्य को मैं याद रखता हूँ और इसके आधार पर डेल्टा एक्स की निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है कि डेल्टा एक्स बराबर एक्स ओ माइनस एक्स ए है कि एक्स ए माइनस एक्स ओ है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्चुअल, तभी तो हम एक्चुअल को जब इधर लेके आएंगे तो धन चिन्ह में हो जाएगा, डेल्टा एक्स इधर जाएगा तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से जब डेल्टा एक्स आप घटाओगे तो एक्स ए के बराबर होगा। और चूंकि एनसीईआरटी में इसी पैटर्न को फॉलो किए हैं तो हम लोग इसी को सही मान के चलेंगे। किसी पुस्तक में अगर ये क्रम उलट गया है तो हम तो यही कहेंगे कि आप उस उल्टे को फिर उलट लीजिए तो वो सीधा हो जाएगा कि निरपेक्ष त्रुटि का मान ऑब्जर्व्ड वैल्यू मापे गए मान या प्रेक्षित मान और माध्य मान या वास्तविक मान के अंतर के बराबर होता है। फिर दो आप सजातीय राशियों को, एक ही राशि को जब मतलब एक्स ओ का जो मात्रक है, एक्स एम का जो मात्रक है, इन दो राशियों को घटाओगे तो जो डेल्टा एक्स आएगा उसका भी मात्रक वही होगा। तो निरपेक्ष त्रुटि का मात्रक वही होता है जो प्रेक्षित माप का या जो औसत हमने निकाला है उसका मात्रक है। अब यहाँ से आप देखो, कभी ऐसा भी हो सकता है
कि आपके प्रेक्षित मान बड़ा हो माध्य मान से, वास्तविक मान से, या कभी ये हो सकता है कि ये मान छोटा हो। तो डेल्टा एक्स का मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि चूंकि मापन में आपसे हर बार त्रुटि होनी ही होनी है, एकदम यथार्थ माप आप नहीं ले सकते हो, तो सैद्धांतिक रूप से ये लिखा रहता है कि डेल्टा एक्स बराबर 0, निरपेक्ष त्रुटि का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, रैंडम है, संयोग की बात है कि किसी बार एकदम दोनों बराबर आ गए तो शून्य हो गया, बाकी व्यवहार में सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि एकदम बराबर आना असंभव। तो डेल्टा एक्स का मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, प्रायः शून्य नहीं होता। वैसे किताबों में एकदम सर्टेनिटी में लिखा है कि शून्य होता ही नहीं है, ठीक है, वो हमने कन्फ्यूजन वाला फैक्टर छोड़ लिया है कि प्रायः शून्य नहीं होता है, बाई चांस कभी हो सकता है। और तीसरी बात ये कि जो ये निरपेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान होता है, ये जिस यंत्र से आप मापन कर रहे हो उस यंत्र के अल्पतमांक के अधिकतम बराबर होता है। निरपेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान मापक यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होता है। और अल्पतमांक क्या होता है? लीस्ट काउंट। अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट वह अल्पतम अंक होता है जहां तक आप किसी मापक यंत्र से शुद्धतापूर्वक माप सकते हो। जैसे जब हम पटरी से मापन कर रहे हैं, मान लो हमारे पास जो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की पटरी होती है, तो उसमें सेंटीमीटर जो गिनतियां लिखी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके, वो सेंटीमीटर के निशान हैं। उनके बीच में 10 खाने होते हैं। आप गौर करिए, हर जैसे 10 खानों के बीच में, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में बीच वाली लाइन थोड़ा सा बड़ी होती है। सबसे बड़ी तो वो होती हैं जहाँ अंक लिखा होता है, उससे थोड़ा छोटी होती है जो उनके बीच में एक होती है, और बड़ी वाली और मीडियम साइज वाली के बीच में कुछ और छोटी छोटी लाइनें बनी रहती हैं। तो वो जो 2 छोटी लाइनें हैं उनके बीच का गैप 1 मिलीमीटर होता है। अब इस पटरी से आप जब नापोगे तो जो भी माप होगी वो अधिकतम 1 मिलीमीटर तक शुद्ध होगी। उस यंत्र का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होगा सॉरी, या सेंटीमीटर में आप कहो तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो जो किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक है उतनी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम लोग। मान लो हम किसी राशि का मापन कर रहे हैं, x1, x2, x3, x4 इस तरह करके उसके कुछ मान प्राप्त हुए। उस राशि का जो माध्य मान था मान लो xm था। अब उसके हर बार गणना में अगर हम त्रुटि निकालें तो अलग अलग त्रुटियां आएंगी। पहले माप में कुछ और त्रुटि हो सकती है निरपेक्ष, दूसरे में कुछ और हो सकती है, तीसरे में कुछ और हो सकती है। अगर हम इन सारी निरपेक्ष त्रुटियों के मान को, परिमाण को, यानी उनके माड को, धन या ऋण चिन्ह की अब चिंता नहीं करनी है, सीधे जोड़ करके, और अगर n बार हमने प्रेक्षण किया था, n बार हमने त्रुटियां निकाली थी, उनका एवरेज ले लें तो जो मान आएगा उसको हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान हरदम धनात्मक लिया जाता है। तो अब उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि को। हमने जो भी निरपेक्ष त्रुटियां निकाली हैं, मान लो कई हमने मापन किए, कई प्रेक्षण लिए एक ही राशि के, हर बार हो सकता है प्रेक्षित मान हमारा कुछ भिन्न भिन्न आ रहा हो, तो हर बार हमारी निरपेक्ष त्रुटि कुछ भिन्न आ सकती है। अब इस तरह से जो भी निरपेक्ष त्रुटियां आई हैं, मान लो एक बार प्रेक्षण में डेल्टा x1 आई, दोबारा डेल्टा x2 आई, इसी तरह n वें प्रेक्षण में डेल्टा xn अगर मापन में निरपेक्ष त्रुटि आई, तो इन निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों को ध्यान दीजिए, मापांक लेना है उनका, धन या ऋण चिन्ह की चिंता नहीं करनी है। उनके केवल परिमाणों को आप जोड़ करके उनकी कुल संख्या से भाग दे दीजिए, यानी समांतर माध्य निकाल लीजिए, तो जो मान आएगा उसी को हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यहाँ जो x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 इस तरह जो भी आईवा मान लो डेल्टा xi है, उसका मतलब है कि xi की आईवें बार जो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, मापा गया मान, और उसके जो वास्तविक मान का अंतर था वो है। तो जब भी जैसे यहाँ से आप कहोगे, तो जब आप डेल्टा x1 कहोगे तो इसका मतलब होगा कि पहली बार में जो आपका मापा गया मान था और पहली बार में जो आपका वास्तविक मान था, उनके बीच का अंतर। ध्यान फिर से एक बार ध्यान दिलाते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह में ये और ये इनकी स्थितियाँ ना बदलें। तो ध्यान रहे कि जब एक्चुअल आप इधर ले आओगे तो मापे गए मान में से त्रुटि को घटाना होता है, तो इसलिए इस रूप में लिखेंगे। अब इसी को संक्षेप में हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा के रूप, सिग्मा के रूप में, कि सिग्मा xi, ये डेल्टा xi, i का मान 1 से n तक जाएगा, n से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अच्छा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में एक बात तो ये कि ये सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ सारे धनात्मक मानों को ही लेकर के हम जोड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब किसी राशि का हम वास्तविक मान लिखते हैं, तो वास्तविक मान x है अगर, तो वो उसके मापे ये
यक्स प्लस डेल्टा, मतलब उसके मापन में त्रुटि कितनी हो सकती है। जो हमारी माध्य आई है या तो उतना उधर धनात्मक दिशा में हो सकती है या उतना ऋणात्मक दिशा में हो सकती है। तो जो मापा गया मान है आप कह लो, उसमें से इतना दोनों दिशाओं में त्रुटियां हो सकती हैं, इतनी ये माध्य त्रुटि है। और माप में अनिश्चितता की अगर आप बात करो तो चूंकि डेल्टा यक्स इधर की तरफ गलती हो सकती थी, मान लो इसका वास्तविक मान यक्स था, अधिकतम हमारे पास परमिशन ये थी कि ठीक है आप यक्स माइनस डेल्टा यक्स बार तक यहाँ जा सकते हो और यक्स प्लस डेल्टा यक्स बार तक यहाँ आ सकते हो। तो डेल्टा यक्स बार इधर की तरफ की त्रुटि और डेल्टा यक्स बार इधर की तरफ की त्रुटि, तो ये हमारी कुल मिला के 2 डेल्टा यक्स बार जो होगी वो माप में अनिश्चितता हो सकती है कि किसी राशि को हम जब माप रहे हैं तो अधिकतम इतने उसमें अनिश्चितता हो सकती है। इसके बाद देखते हैं आगे और कुछ त्रुटियाँ। अब इसके बाद एक और त्रुटि देखते हैं सापेक्ष त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि भी इसे कहते हैं या भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इस तरह डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ डेल्टा बदल गया, वो भी डेल्टा था जो ट्रायंगल टाइप में था, ये भी डेल्टा है। तो जो हमारी मापी गई राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, हम लोगों ने लास्ट में निकाला था निरपेक्ष त्रुटि में कि सारे निरपेक्ष अलग अलग प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के मानों का औसत, धनात्मक मानों का। तो इस तरह से हमारी ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि थी डेल्टा एक्स बार या डेल्टा एक्स एम आप कह लीजिए, और राशि का जो माध्य मान था एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू एक्स एम, इसी को इसके अनुपात को हम लोग अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो अपेक्षिक त्रुटि क्या है, समझ लीजिए अंश निरपेक्ष त्रुटि का और उस राशि के वास्तविक मान से जो तुलना है, वास्तविक किसी राशि के वास्तविक मान की तुलना में निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, उसी को हम लोग सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि को जब हम राशि के वास्तविक मान के सापेक्ष व्यक्त करते हैं तो ये हमारी सापेक्ष त्रुटि होती है। चूँकि यह त्रुटि भिन्न के रूप में प्राप्त होती है तो इसलिए इसे भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं और इसका मान सदैव धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स बार का मान सदैव धनात्मक होता है। डेल्टा एक्स बार क्या है, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत मान, औसत निरपेक्ष त्रुटि है। और चूंकि देखिए जो ये माध्य मान होता है उसी को हम लोग राशि का वास्तविक मान समझते हैं। अगर हम ये मान लें कि वास्तविक मान का मापन पूरी तरह से संभव नहीं है तो जो माध्य आया है वही वास्तविक मान है। तो आप इस रूप में भी कह सकते हो कि सापेक्ष त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे राशि का वास्तविक मान। संक्षेप में कई बार हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि ना कहकर के केवल निरपेक्ष त्रुटि भी कह लेते हैं। तो फिलहाल मापन में सापेक्ष त्रुटि बराबर ये आपकी जो हो गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गई और ये हो गया राशि का वास्तविक मान, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखिए चूँकि हम लोगों ने इसके पहले कहा था कि डेल्टा यक्स निरपेक्ष त्रुटि का वही मात्रक होता है जो यक्स ओ का मात्रक है या जो यक्स ए का मात्रक है, यानी डेल्टा एक्स का मात्रक और इस राशि का मात्रक दोनों समान हैं। तो ये मात्रक बटे ये मात्रक दोनों जब समान राशियां हैं तो दो समान राशियों का अनुपात केवल एक अनुपात ही होगी, उसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो सापेक्ष त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होता, एक बात। और दूसरा, ये चूंकि एक भिन्न के रूप में होती है तो इसलिए इसको भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे, हम किसी भिन्न को संख्या के रूप में आराम से व्यक्त कर सकते हैं। जब भिन्नात्मक त्रुटि को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर प्राप्त त्रुटि को हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक भिन्न को प्रतिशत के रूप में 100 से गुणा करके व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरह एक और त्रुटि का प्रकार है प्रतिशत त्रुटि। जब आपको जो भी अपेक्षिक त्रुटि मिली है या सापेक्ष त्रुटि मिली है भिन्न के रूप में है, उसको आप प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हो तो प्राप्त त्रुटि को हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो गई, जो आपकी अपेक्षिक त्रुटि थी उसको आप प्रतिशत में व्यक्त कर दो। अपेक्षिक त्रुटि भिन्न के रूप में थी, किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। भिन्न का मतलब एक में कितना है और प्रतिशत का मतलब 100 में कितना है। तो एक में इतने से 100 में जब आप 1 से 100 पे जा रहे हो तो 100 से गुणा करना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए अपेक्षिक त्रुटि डेल्टा एक्स में 100% से गुणा कर दीजिए और इस डेल्टा एक्स का मान, चूँकि ये आपका डेल्टा एक्स बार माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस राशि का मान या माध्य मान या वास्तविक मान कह लो, तो उसके अनुपात के बराबर था। 100 से गुणा कर दिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा लिए, तो प्रतिशत त्रुटि हो गई। एक आधा सवाल देखते हैं। एक प्रश्न देखते हैं, कोई सरल लोलक है और उसके दोलन काल के हमने 5 रीडिंग ली हैं, 5 पाठ्यांक लिए हैं। 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, यस ये सेकंड के लिए है, 2.71 सेकंड और 2.80 सेकंड प्राप्त हुए हैं 5 प्रेक्षण, 5 माप।
मापन में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? प्रतिशत त्रुटि के लिए हमें पहले चाहिए सापेक्ष त्रुटि या अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि के लिए हमें चाहिए डेल्टा टीएम और उस राशि का माध्यमान। चूँकि यहाँ पर 5 प्रेक्षण हैं तो पहले तो हम उस राशि का माध्यमान निकालेंगे, वहाँ से जो माध्य आएगा इन पांचों मानों का उसको हम उस राशि का वास्तविक मान कह लेंगे, क्योंकि 5 प्रेक्षणों में हमें ये नहीं पता है कि राशि का वास्तविक मान क्या है। तो जब राशि का वास्तविक मान अलग से नहीं दिए हैं, कई प्रेक्षण दिए हैं, तो पहले आप सारे प्रेक्षणों का समांतर माध्य निकाल लीजिए। जो समांतर माध्य यानी माध्य आएगा उसको आप राशि का वास्तविक मान लीजिए। अब फिर राशि का जब वास्तविक मान मिल जाएगा तो अलग अलग मानों के लिए आप निकाल लीजिए निरपेक्ष त्रुटि। जैसे यहाँ पर क्या था, टी के 5 मान, टी मतलब टाइम पीरियड के नाते T1, T2, T3, T4, T5, ये 5 प्रेक्षण हो गए। माध्य टी अगर हम निकालें, मीन टी यानी टीएम, या इसी को आप टीए कह सकते हो, एक्चुअल टी है, या टीएम ठीक ही है, या केवल टी कह सकते हैं। तो इन पांचों को जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। जोड़े, मान रखे, भाग दिए, तो भाग देने पे 2.624 सेकंड यानी लगभग 2.62 सेकंड आया। क्योंकि देखिए यहाँ पर मान जो दिए हुए थे दशमलव के बाद दूसरे अंक तक दिए थे, तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ 3 थी। हम इस उत्तर को भी जो इसका परिणाम लिखेंगे उसमें भी सार्थकों की अंकों की संख्या 3 तक ही रहे, उतना ही लिखेंगे। तो 2.62 सेकंड तक ही लिखेंगे, भले ही वो 2.624 या उसके आगे जो भी आ रहा था। तो अब हमारा ये 2.62 सेकंड क्या हो गया? ये हो गया आवर्तकाल का माध्यमान या वास्तविक मान। अब फिर हम क्या करेंगे, हमको अब निकालना है ये डेल्टा टीएम बार। हमें निकालना है कि औसत निरपेक्ष त्रुटि कितनी रही है। निरपेक्ष त्रुटियों के मापन में अलग अलग राशियों के लिए निरपेक्ष त्रुटियाँ अलग अलग होंगी, तो उन सारी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्यमान क्या है। तो पहले तो हम सारी निरपेक्ष त्रुटियाँ निकालते हैं। अभी मान लो पहली निरपेक्ष त्रुटि आप कहते हो डेल्टा T1, तो ये क्या होगा, T1 यानी पहले वाले T के जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मापी गई मान, माइनस माध्यमान यानी वास्तविक मान। अब आप इन मानों में से ये पहला मान, दूसरा मान, तीसरा, चौथा और पांचवा ये मापा गया मान ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से आप वास्तविक मान को घटा दीजिए, तो जो उत्तर आते जाएंगे आप उनको लिख लीजिए। ये डेल्टा T1 है पहले मापन में निरपेक्ष त्रुटि। दूसरे वाले में दूसरे का मान माइनस वास्तविक चिन्ह सहित, तीसरे में तीसरा मान प्रेक्षित माइनस वास्तविक चिन्ह सहित, चौथा प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान चिन्ह सहित, उसी तरह से पांचवें के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। अब हमको निकालना है औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि में हम क्या करेंगे, सारी निरपेक्ष त्रुटियों का माड लेंगे, मापांक लेंगे और बाद में उसका औसत। अभी जैसे ये माड डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा, अब इसी तरह डेल्टा T3, डेल्टा D4, डेल्टा T5 के माड यानी मापांक बटे 5। मापांक लेंगे तो धनात्मक रहेगा ही, ऋणात्मक वाले में से ऋणात्मक चिन्ह हटा देंगे। तो इसका रखेंगे 0.01 सेकंड, ये 0.06 हो गया, ये 0.20 हो गया, ऋण चिन्ह हट जाएगा, केवल धन देखना है। ये 0.09 और 0.18 जोड़े 20, 26, 1, 27, 27, 54, 0.54/5 सेकंड भाग दिए। अभी आप गौर करिए यहाँ 55 होता तो 1 आता, ये 0.11 सेकंड लगभग में दशमलव के 2 अंक तक में हमने लिखा है। अभी इसलिए लिख लिया है क्योंकि सारे मान हमारे दशमलव के 2 सेकंड तक थे। अब इसके बाद हमें मिल गया है माध्य डेल्टा Tm। हमें आवर्तकाल के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिल गई है, उसका माध्यमान मिल गया है। इसका और माध्यमान का अनुपात कर लेंगे तो हमको मिल जाएगी सापेक्ष त्रुटि, और बाद में सापेक्ष त्रुटि से हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए इसमें हम लोगों को ये माध्य डेल्टा Tm क्या मिला था, यानी निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य मान था, औसत मान था 0.11 सेकंड, और मान जो वास्तविक मान था यानी माध्य मान था 2.62 सेकंड। यहाँ से हम निकालना चाहें तो सापेक्ष त्रुटि हमारी हो जाएगी ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान या माध्य मान का अनुपात। तो इतना रख लेंगे 0.11 सेकंड बटे 2.62 सेकंड, सेकंड हट गए, केवल अनुपात बचा 0.11 बटे 2.62। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लिए या दशमलव काट लिए, 2 अंक हैं तो 11 बटे 262। और प्रतिशत में अगर यही हमको निकालना हुआ तो 100 से गुणा कर दिए। सरल करने पे ये लगभग आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि आपकी आई 4.2%। लेकिन इसी तरह के प्रश्नों में NCERT में जो दिया है वो ये कि हमने इसको 2 अंक तक इसलिए कर लिया था क्योंकि हमारे जो मान दिए हुए थे वो दशमलव के बाद 2 अंक तक में थे।
यहाँ भी हमने दशमलव के 2 अंक तक निकाला था, यहाँ भी दशमलव के 2 अंक तक। लेकिन आप गौर करिए ये वाला मान एग्जैक्ट इतना नहीं आया था। तो अभी अच्छा इस लिहाज से देखें तो हमारे जो प्रेक्षित मान होने चाहिए थे, मतलब ये हमारा था औसत मान और ये थी हमारी मापन में त्रुटि। तो यानी हमारे ज़्यादातर मान, अब इनको जोड़ लें तो 2.73 सेकंड से लेकर के और इसको घटा लें 2.51 सेकंड के बीच में होने चाहिए थे भी, ज़्यादातर थे भी उसके बीच में। तो ये था हमारा कि इतना हमारा औसत मान आ रहा था, इसको हम वास्तविक मान मान रहे थे। ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि है कि इतना उसमें त्रुटि संभव थी। ये त्रुटि धनात्मक दिशा में भी हो सकती थी, ऋणात्मक भी हो सकती थी। तो धनात्मक होने पे इतना मान प्राप्त हो सकता था, ऋणात्मक में इतना। तो हमारे ज़्यादातर प्रेक्षण इसके बीच में होते। और चूँकि डेल्टा टीएम की जब हम लोग गणना कर रहे थे तो ये आया था, लगभग में आया था 0.11 सेकंड, यानी यहाँ ये वाला अंक अनिश्चित था। अब ये वाला अंक अनिश्चित था, इस अनिश्चितता के नाते अगर इसको निश्चित रूप में कहना चाहें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि इसका मान फिर हम 0.1 सेकंड दशमलव के 1 अंक तक ही लें, अगर ये दूसरा अंक अनिश्चित है तो। और जब हम इसको 1 अंक तक में लेते तो जो हमारा टी का मान था, माध्य मान था, जो कि 2.62 सेकंड आया था, बल्कि आप लगभग कह लो, इसको भी फिर हम कर लेंगे कि ये मान भी अब हमारा हो जाएगा 2.6 सेकंड। तब हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि अब इस स्थिति में हम आवर्तकाल के जो भी हमारे प्रेक्षित मान थे उसको हम कहेंगे कि 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, इस रूप में व्यक्त करते हैं। कब, जब हम इस दूसरे वाले अंक की अनिश्चितता को ध्यान में रखते तब। अच्छा, तब इस स्थिति में हमारा क्या आता, अब हमारा बदल जाता। अब डेल्टा टी एम बार को हम 0.1 सेकंड कहते, टी एम को हम 2.6 सेकंड कहते। और इस स्थिति में हमारा जो ये सापेक्ष त्रुटि आई टी के मापन में, ये हमारी हो जाती 0.1/2.6। तो इसका मतलब 1/26। और प्रतिशत में जब इसी को आप व्यक्त करते तो ये हो जाता, ये 4 से कुछ कम आएगा, लगभग 4% आप कह लीजिए। तो ये 2 हैं, थोड़ा सा इस रूप में भी देख सकते थे अगर हम अंतिम अंक की अनिश्चितता को ध्यान रखते। और अगर हम 2 अंकों तक मान ले रहे हैं उसको ध्यान देते तो हम इस रूप में व्यक्त कर रहे थे। बाई चांस संयोग से दोनों उत्तर लगभग एक जैसे हैं, बहुत अंतर नहीं है। पर हाँ, अंतिम अंक की अनिश्चितता का अगर आप ध्यान रखते तो फिर हमें इस रूप में करना चाहिए था। बाकी अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में आता है तो अगर इस तरह के नज़दीक के 2 विकल्प प्राप्त रहते हैं तो फिर हम अनिश्चितता का ध्यान रखेंगे। तब मान लो 4 और 4.2 दोनों विकल्प होते तो फिर हम 4% पे जाते, ना होता तो ठीक है, जैसे जैसे किए थे कर सकते थे। आज के लिए इतना। अब इसके बाद हम लोग त्रुटियों का संयोजन पढ़ेंगे आगे।